नमस्कार साथियों, आज हम बात करते हैं रीट लेवल 1 की और आंसर की जारी हो चुकी है। यह आपने करीबन रीट लेवल 1 के सभी विद्यार्थियों ने जिन्होंने एग्ज़ाम दिया था सभी ने आंसर की मिला ली होगी और अपने अंक भी देख लिए होंगे। अब आपसे निवेदन ये है कि आज से जो ऑब्जेक्शन शुरू हुए हैं उन प्रश्नों पे आपत्ति लगाने के जिनमें हमें ज़रूर आपत्ति कि इनके उत्तर चेंज होने चाहिए, इनके उत्तर बदलने चाहिए या इनके बोनस हमें मिलने चाहिए। इसलिए सभी साथियों से निवेदन है कि ज़्यादा से ज़्यादा उन प्रश्नों पे आपत्ति लगाएं जिनके उत्तर चेंज किए जा सकते हैं, जिनके बोनस प्राप्त किए जा सकते हैं, या यूँ कहें विद्यार्थियों को नुकसान न हो। आगे के एक वीडियो में हम ज़रूर उन प्रश्नों के बारे में भी आपको अवगत कराएंगे कि कौन कौन से प्रश्न हैं जिन पे आपत्तियाँ लगाई जा सकती हैं और जिनके उत्तर बदले जा सकते हैं। वो प्रूफ कहाँ से मिलेंगे हम ये भी आपको बताएंगे कि कौन सी किताब से प्रूफ मिलेंगे या ऐसे कौन से सोर्स हैं जिसके माध्यम से किया जा सकता है कि उनके उत्तर बदलवाए जा सकते हैं। आपको शुल्क में ध्यान नहीं देना चाहिए क्योंकि हमें भी बोर्ड से अवगत कराना चाहिए या बोर्ड से निवेदन करना चाहिए। मैं भी चाहूँगा कि बेरोजगारों के जो नेता हैं वो बोर्ड को और सरकार को इस बात से अवगत कराएं कि जो शुल्क लिया जाता है आपत्ति के नाम पे, यदि वो आपत्ति सही पाई जाती है तो बच्चों को वो शुल्क भी रिफंड करना चाहिए, क्योंकि वो गलती बोर्ड की है न कि विद्यार्थी की या न परीक्षार्थी की। इसलिए उनका शुल्क है वो वापस दिया जाना चाहिए। जिस पर्सन का उत्तर बोर्ड अपना सही मानता है, विद्यार्थी गलत मानता है, वो शुल्क अपने पास रख सकते हैं। परंतु ये नहीं कि विद्यार्थी का दिया हुआ प्रूफ सही माना जाए फिर भी बोर्ड उस पैसे को अपने पास रख ले। परंतु एक बार फिर साथियों से निवेदन करना चाहूँगा कि ज़्यादा से ज़्यादा आपत्ति लगाएं उन प्रश्नों पे जिनके उत्तर बदले जा सकते हैं, जिनके बोनस प्राप्त किए जा सकते हैं, या ऐसा लगता है कि किसी पर्सन के दो उत्तर एक साथ आए हुए हैं उन पे भी हम आपत्ति लगाकर बच्चों को न्याय दिलवा सकते हैं। जय हिंद, जय भारत। में प्रश्न संख्या 3 देखने को मिलेगा। प्रश्न संख्या 3 है ये मास्टर पेपर में। अभी इसका स्रोत क्या है? क्लास 11 साइकोलॉजी की बुक में आपको इसका प्रूफ दिखाते हैं। तो यहाँ पर आप देखेंगे इसका प्रूफ देखिए, कई जगह पर भांडूरा, कई जगह पर बंदूरा, इस तरह से इनका नाम लिखा हुआ है। तो प्रेक्षण अधिगम के 4 प्रमुख तत्व इन्होंने बताए हैं, जिसमें पहला है अवधान, दूसरा है स्मृति, तीसरा इन्होंने बताया है अनुकरण, तीसरा इन्होंने अनुकरण को बताया है अनुकरण, और चौथा इन्होंने अभिप्रेरणा मोटिवेशन को बताया। तो इस प्रकार से ये प्रूफ हो गया है कि चौथे नंबर पर अभिप्रेरणा आनी चाहिए बट वहाँ पर नहीं है, तो ये गलत हो जाता है प्रश्न। उसके बाद में दूसरा यहाँ पर आ जाता है कि नीचे 2 कथन दिए हैं, अभिकथन 1 है और इसका कारण बताया हुआ है। कथन क्या है कि लोकल एरिया नेटवर्क एक प्राइवेट नेटवर्क है और 1 किलोमीटर तक की परिधि में ये विस्तृत होता है, और इसका कारण क्या है? 7 Mbps से 70 Mbps इसकी स्पीड बताई है, विद्यमान स्पीड। बट अभी यहाँ पर बोर्ड का ये 8वां प्रश्न देखने को मिलेगा आपको मास्टर पेपर में, ये 8वां प्रश्न है। अब इसका बोर्ड ने आंसर माना है ए सही है लेकिन आर सही नहीं है। इन्होंने ये माना है कि ए को तो सही बताया है, अभिकथन को सही बताया है, 1 किलोमीटर तक की परिधि में इन्होंने सही बताया है, बट ये सही नहीं है। ये प्रश्न भी यहाँ पर गलत इन्होंने माना है। अब इसका प्रूफ देखिए, RBSC क्लास 9th के अनुसार उपरोक्त दोनों कथन ही गलत है। इन्होंने सिर्फ कारण को गलत बताया है, कथन को सही बताया है, बट कथन भी गलत है। कुछ किलोमीटर तक का यहाँ पर हो सकता है। लोकल एरिया नेटवर्क का सामान्यतः है कुछ किलोमीटर तक का यहाँ पर क्षेत्र इनका भौगोलिक हो सकता है, तो ये यहाँ पर मेंशन किया हुआ है। उसके बाद में बात आती है कि इनकी जो स्पीड है तो वहाँ पर 10 MB से 100 Mbps की स्पीड इनकी हो सकती है, तो ये भी यहाँ पर मेंशन किया हुआ है। आप और अच्छे से इसको देख लीजिए। उसके बाद में अगला प्रश्न, तो प्रश्न संख्या 3 यहाँ पर थोड़ा टाइपिंग मिस्टेक हो गई है, तो तीसरा नंबर पर आना चाहिए, यहाँ पर कोई बात नहीं। अगला प्रश्न यहाँ पर देखिए कि राजस्थान खादी और ग्रामोद्योग बोर्ड एक गैर लाभकारी वैधानिक निकाय है जो कि निम्नलिखित के अंतर्गत स्थापित किया गया है। तो सबसे उपयुक्त उत्तर अपने को चुनना है। अब ये मास्टर पेपर में आपको 41 नंबर पे प्रश्न आपको देखने को मिलेगा, जिसका बोर्ड ने सही उत्तर माना है राजस्थान खादी और ग्रामोद्योग बोर्ड अधिनियम 1995। तो सी ऑप्शन को यहाँ पर इन्होंने इस ऑप्शन को करेक्ट यहाँ पर माना है। अब यहाँ पर ये सही नहीं है। ऑफिशियल वेब पेज के अनुसार राजस्थान खादी और ग्रामोद्योग बोर्ड अधिनियम 1955 होना चाहिए, जो कि विकल्प में सही नहीं है। अब यहाँ पर बात आती है इसके प्रूफ की, तो यहाँ पर आप देखिए द राजस्थान खादी और विलेज इंडस्ट्रीज बोर्ड एक्ट 1955, ये बात होगी क्लियर।
अगला प्रश्न, सूची 1 को सूची 2 से सम्मिलित करना है। एकलव्य पुरस्कार, इंस्पायर पुरस्कार, विद्यार्थी खेल रत्न पुरस्कार, गार्गी पुरस्कार योजना। ये प्रश्न आपको देखने को मिलेगा 29 नंबर पे मास्टर पेपर में। अब इसका उत्तर बोर्ड ने सही माना है। एकलव्य पुरस्कार इन्होंने नियत नहीं बताया है और इंस्पायर पुरस्कार को इन्होंने 5,000 रुपये बताया है। इंस्पायर पुरस्कार को इन्होंने 5,000 रुपये बताया है, जो कि गलत है। जो विद्यार्थियों को दिया गया इंस्पायर अवार्ड सर्टिफिकेट है, इसमें राशि 10,000 डाली हुई है। अब यहाँ पर आप देखेंगे तो ये आप देख लीजिए, इंस्पायर अवार्ड मानक, ये इसका प्रूफ, सर्टिफिकेट ऑफ अवार्ड, और यहाँ पर राशि 10,000 रुपये मेंशन करी हुई है। तो ये आप लोग देख लीजिए स्क्रीन पर, अच्छे प्रकार से पढ़ लीजिए इसको वीडियो पॉज करके। अगला प्रश्न, एक अभिकथन है ए और उसका कारण आर दिया हुआ है। राजस्थान में शालादर्पण कार्यक्रम शिक्षण अधिगम में नवोन्मेष को बढ़ावा देने के लिए कक्षा में डिजिटल प्रौद्योगिकी को बढ़ावा देने के लिए केंद्रित है। इसका कारण क्या बताया है? राजस्थान शालादर्पण कार्यक्रम केवल राज्य के ग्रामीण क्षेत्र में क्रियान्वित है। अब यहाँ पर बोर्ड का ये कौन सा प्रश्न है? तो ये बोर्ड का 103 नंबर का प्रश्न है। मास्टर पेपर में आपको 103 नंबर पे ये प्रश्न देखने को मिलेगा। इसका बोर्ड ने सही उत्तर माना है, ए को सही माना है और आर को इन्होंने गलत माना है। पर ये यहाँ पर दोनों ही इनका गलत हो जाता है। ऑफिशियल वेब पेज के अनुसार शालादर्पण शिक्षण अधिगम से संबंधित न होकर के एक प्रबंधन पोर्टल है, जो कि राजस्थान शालादर्पण कार्यक्रम राज्य के ग्रामीण और शहरी क्षेत्र में क्रियान्वित है। अर्थात दोनों कथन कारण यहाँ पर गलत है। इसकी व्याख्या यहाँ पर देख लीजिए, प्रूफ यहाँ पर देख लीजिए। ये यहाँ पर सूचना प्रबंधन किसी संगठन और संचालन और उन्मेष के लिए एक आवश्यक घटक है, और ये क्या है? डाटाबेस प्रबंधन पोर्टल है। तो यहाँ पर क्लियर हो जाता है। ये सारी बातें हैं। अगला प्रश्न, सूची 1 को सूची 2 से सम्मिलित करिए। तो दिव्यांगजन अधिनियम की बात हो रही है, जहाँ पर इन्होंने बोर्ड के ऑफिशियल पेपर में जो आंसर की में 1996 माना है एक का, जो कि गलत हो जाता है। यहाँ पर ये प्रश्न आपको देखने को मिलेगा 97 नंबर पे मास्टर पेपर में। इसका सही आंसर क्या होना चाहिए? तो आरबीएससी क्लास 10th की समाज शास्त्र बुक में इसको 1995 जो मेंशन किया हुआ है, ये सही नहीं दिया हुआ है। अब इसका प्रूफ देखिए, यहाँ पर सोशियोलॉजी 11th की बुक जो आ जाती है तो इसमें 1995 दिया हुआ है, 1996 नहीं है। तो यहाँ पर भी देखिए 1995 मेंशन किया हुआ है विकलांगता वाला, और यहाँ पर उसके अलावा विकलांगता में यहाँ पर 1995, तो हर जगह पर 95 ही मेंशन किया हुआ है। तो इस बात को भी आप समझेंगे कि ये आपके सही नहीं है, तो ये भी गलत हो जाता है। अगला प्रश्न है, राजस्थान में ऊंट संरक्षण योजना को लेकर के सबसे उपयुक्त कथन, आपको सबसे उपयुक्त उत्तर आपको चुनना है। अब ये प्रश्न आपको बोर्ड के मास्टर पेपर में 51 नंबर पे देखने को मिलेगा। 51वां प्रश्न ये है मास्टर पेपर के अनुसार, और इसका जो आंसर है ACD माना गया है। ACD माना गया है। 2022-23 बजट में शुरुआत बताई है, और इन्होंने नवजात ऊँट को जन्म पर 10,000 रुपये बताए हैं, और इन्होंने प्रोत्साहन राशि 2 किस्तों में प्रदान की जाएगी ऐसा बताया है, जो कि गलत है। ऑफिशियल वेबसाइट के अनुसार प्रोत्साहन राशि 20,000 रुपये है। सभी विकल्पों में सी शामिल है, जिसमें से प्रोत्साहन राशि 10,000 रुपये बताई है, जो कि गलत है। तो प्रोत्साहन राशि कितनी है? 20,000 रुपये। अब इसका प्रूफ देखिए, तो इसका सोर्स है ऊँटों, गधों और टट्टुओं का स्वास्थ्य और उनकी संख्या को लेकर के ये बोर्ड का आर्टिकल। तो यहाँ पर आप देखेंगे तो इसमें मेंशन किया हुआ है, जिसमें देखिए ऊँटों के बारे में जानकारी यहाँ मेंशन है कि ऊँट संरक्षण और विकास मिशन के अंतर्गत राजस्थान राज्य सरकार प्रत्येक ऊँट बछड़े के जन्म पर ऊँट मालिक को 20,000 रुपये की वित्तीय सहायता प्रदान करती है। तो ये इसका प्रूफ देख लीजिए। अब इसके बाद में अगला प्रश्न है, पैरा ओलंपिक टोक्यो 2020 में राजस्थान के निम्नलिखित खिलाड़ियों ने पदक जीती। अब ये मास्टर पेपर में आपको प्रश्न संख्या 47 नंबर पे देखने को मिलेगा। इसमें बोर्ड ने जो आंसर सही माना है, केवल ABC को सही माना है। सुरेंद्र सिंह गुर्जर, अवनी लेखरा और देवेंद्र झाझड़िया, इनको सही माना है इन्होंने, जो कि गलत है। प्रेस ब्यूरो के अनुसार कोई भी सुरेंद्र सिंह गुर्जर नाम के व्यक्ति ने टोक्यो ओलंपिक 2020 में भाग नहीं लिया। इस ओलंपिक में BC ने भाग लिया था। तो यहाँ पर अवनी लेखरा ने और देवेंद्र झाझड़िया ने ही भाग लिया था, जो कि विकल्पों में सही नहीं है। तो यहाँ पर इसकी व्याख्या यहाँ पर दी हुई है कि भारत पैरा ओलंपिक ऐतिहासिक जीत और प्रेरणा की विजय गाथा, जिसमें देखिए अवनी लेखरा की बात हो रखी है, सुमित अंतिल की बात हो रखी है, बैडमिंटन में प्रमोद भगत और कृष्णा नागर ने, मनोज सरकार और सुहास यतिराज और निषाद कुमार और मरियप्पन थंगावेलू। पुरुषों की जेवलिन थ्रो में देवेंद्र झाझड़िया का नाम आ गया है। तो यहाँ जो जिक्र है सुंदर सिंह गुर्जर का जिक्र है, सुरेंद्र सिंह गुर्जर का जिक्र नहीं है। तो यहाँ पर गलत हो जाता है ये प्रश्न भी। तो अब ये टाइपिंग मिस्टेक कह करके टाल देते तो बात अलग है, बाकी ये वाला भी गलत यहाँ पर हो जाता है कि सुरेंद्र सिंह गुर्जर कोई भी जिक्र इसमें नहीं है। तो यहाँ पर सुंदर सिंह गुर्जर का जिक्र है। तो ये जो स्रोत है प्रेस ब्यूरो ऑफ इंडिया प्रेस नोट के अनुसार।
इसके बाद में बात करें प्रश्न संख्या अगली यहाँ पर आ जाता है कि अभिकथन ए और इसका कारण आर दिया हुआ है। तो अंकगणित की मूलभूत प्रमेय के अनुसार प्रत्येक धनात्मक पूर्णांक को अभाज्य संख्याओं के गुणनफल के रूप में अभिव्यक्त किया जा सकता है। इसका कारण क्या है? किसी संख्या को अभाज्य संख्याओं के गुणनफल के रूप में अभिव्यक्त करने की प्रक्रिया को अभाज्य गुणनखंडीयन के रूप में नहीं निरूपित किया जा सकता। अब ये आपको प्रश्न देखने को मिलेगा 121 नंबर पे मास्टर पेपर में। इसका जो आंसर सही माना है ए सही है लेकिन आर सही नहीं है, ए सही है लेकिन आर सही नहीं है। बट यहाँ पर जो इसका सही आंसर रहने वाला है एनसीईआरटी क्लास 10th की, तो उपरोक्त दोनों कथन इसमें गलत है। इसका प्रूफ देखिए दोस्तों, यहाँ पर क्लास 10th गणित बुक में प्रत्येक भाज्य संख्या को अभाज्य संख्याओं के एक गुणनफल के रूप में व्यक्त गुणनखंडन किया जा सकता है। और अंकगणित की आधारभूत प्रमेय कहती है कि प्रत्येक भाज्य संख्या अभाज्य संख्याओं के एक गुणनफल के रूप में गुणनखंडित की जा सकती है। तो यहाँ पर बात आ जाती है कि ये प्रश्न भी आपके गलत हो गया है, यहाँ पर बात जो सही है। इसके बाद में अगला प्रश्न है, निम्नलिखित योजनाओं नीतियों को कालक्रम के अनुसार सेट करना है। अब जिसमें निपुण भारत, पढ़े भारत, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ और निष्ठा। अब यहाँ पर बोर्ड में ये प्रश्न आपको देखने को मिलेगा मास्टर पेपर में 59 नंबर पे ये प्रश्न आपको देखने को मिलेगा। अब यहाँ पर जो बोर्ड ने इसका सही आंसर माना है BCDA को सही माना है, BCDA को इसमें सही माना गया है। मतलब कि सबसे पहले पढ़े भारत 1 नंबर पर, और जो बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ इसको 2 नंबर पर, और निपुण भारत को इन्होंने 4 नंबर पर माना है, जो कि गलत है यहाँ पर आ जाता है। जो कि अभी इसका प्रूफ देखिए, इसका सही आंसर क्या रहना चाहिए? तो CDAB इसका सही आंसर होना चाहिए। सबसे पहले कौन आएगा? बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ आएगा। अब इसका प्रूफ देखिए, तो निपुण भारत जो मिशन है ये शिक्षा मंत्रालय द्वारा 5 जुलाई 2021 को शुरू किया गया। इसका विमोचन किया गया 5 जुलाई 2021 को। और इसके बाद में जब बात आती है कि पढ़े भारत की बात आती है, तो ये 1 जनवरी 2022 को शुरू हुआ। और बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ की जहाँ पर बात आती है, तो इसका जो विमोचन है प्रधानमंत्री ने हरियाणा में किया था, तो 22 जनवरी 2015 को किया था। तो सबसे पहले बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ वाला आना चाहिए, और फिर इस प्रकार से ये गलत यहाँ पर हो जाता है ये वाला प्रश्न भी। अगला प्रश्न देखिए, निम्नलिखित को राजस्थान सरकार द्वारा राज्य प्रतीकों के रूप में घोषित किया गया, इन्हें कालक्रम के अनुसार सेट करना है। अब ये प्रश्न आपको मास्टर पेपर में 92 नंबर पे देखने को मिलेगा। अब इसमें बोर्ड ने क्या सही आंसर माना है? DBCA इन्होंने सही आंसर माना है, जिसमें ऑफिशियल वेब पेज के अनुसार प्रश्न में घोषित पूछा गया जो DCBA होना चाहिए। तो पहले यहाँ चिंकारा आ रहा है, बट रोहिड़ा पहले आना चाहिए, जिसके प्रूफ आप इस प्रकार से देखिए कि बात करें चिंकारों को लेकर के, तो यहाँ पर आप देखिए राज्य पशु चिंकारा को कब किया गया घोषित? 12/12/1983 पे। और बात करें रोहिड़ा को लेकर के, तो रोहिड़ा को 31/10/83 पे। तो पहले रोहिड़ा आना चाहिए और फिर उसके बाद में आना चाहिए चिंकारा। तो पहले रोहिड़ा आएगा फिर चिंकारा आएगा, तो पहले रोहिड़ा C आएगा पहले और फिर बाद में चिंकारा आएगा। तो पहले यहाँ पर C आना चाहिए फिर B आना चाहिए, तो ये इसका सही रहेगा। बट बोर्ड ने जो माना है वो गलत हो जाता है। तो ये वाला प्रश्न भी आपके गलत है, और इसके पर्याप्त प्रूफ यहाँ पर मेंशन है, जो कि आप देख लीजिए अच्छे प्रकार से। मैं इसको क्लियर कर देता हूँ, तो ये आप देख लीजिए भाई। इसके बाद में अगला प्रश्न है अभिकथन 1 और इसका कारण दिया हुआ है। अभिकथन क्या है कि राजस्थान का मिशन बुनियाद प्राथमिकतया शिक्षण में मूलभूत और अंकगणितीय अधिगम में नवोन्मेष पर केंद्रित है। इसका कारण क्या है कि यह केवल उच्च प्राथमिक कक्षाओं के लिए ही शुरू किया गया था। उपरोक्त कथनों के आलोक में नीचे दिए गए विकल्पों में से सबसे उपयुक्त उत्तर चयन करना है। अब ये प्रश्न आपको प्रश्न संख्या 22 देखने को मिलेगा मास्टर पेपर में। इसका ए सही है लेकिन आर इसका सही नहीं है, इन्होंने बोर्ड ने ये आंसर माना है। अब ऑफिशियल वेबसाइट से दोनों कथन इसका गलत हो जाते हैं, जो कि आप यहाँ पर देखिए। मिशन बुनियाद में क्या मेंशन किया गया है कि मिशन बुनियाद कार्यक्रम का मुख्य उद्देश्य सीनियर सेकेंडरी छात्राओं के लिए डिजिटल लर्निंग इंफ्रास्ट्रक्चर के ढांचे को मजबूत करना है। यह छात्राओं के ड्रॉप आउट रेट को कम करने और उनके शिक्षा में सुधार को लक्षित है, और साथ ही उन्हें विद्यालय से जोड़े रखने के लिए प्रेरित करता है। योजना के माध्यम से राज्य के उच्च माध्यमिक विद्यालयों में ICT लैब कार्यरत है। इन लैब्स के कंप्यूटरों में PAL बेस्ड अध्ययन सामग्री अपलोड की जाती है। ICT-PL के माध्यम से विद्यार्थी की व्यक्तिगत आवश्यकताओं और क्षमताओं के अनुसार सीखने का अनुभव प्रदान किया जाता है। तो यहाँ पर बात आ जाती है कि ये जो बात है उच्च माध्यमिक विद्यालयों में छात्राओं के लिए, उच्च माध्यमिक विद्यालयों में बात आती है, तो यहाँ पर ये उच्च प्राथमिक है, तो ये भी गलत हो जाता है। और ये अंकगणित वगैरह को लेकर के नहीं है, उनको टेक्नोलॉजी को लेकर के बात आ जाती है। तो ये इस बारे में यहाँ पर पर्याप्त प्रूफ मेंशन किया हुआ है वेबसाइट का, ऑफिशियल वेबसाइट से।
बात करें अगले प्रश्न को लेकर के, सूची 1 और सूची 2 को सम्मिलित करना है, जिसमें सूची में क्या है, धौलपुर संयुक्त चक्र विद्युत स्टेशन को लेकर के बात हो रही है, राणा प्रताप सागर बांध को लेकर के, राजस्थान परमाणु विद्युत स्टेशन रावत भाठा और नोक सौर पार्क को लेकर के। अब ये प्रश्न आपको मास्टर पेपर में प्रश्न संख्या 71 देखने को मिलेगा, प्रश्न संख्या 71 मास्टर पेपर के अनुसार, जिसमें ऑप्शन जो सही माना है बोर्ड ने ए को 3 सही माना है, मतलब कि धौलपुर संयुक्त चक्र विद्युत स्टेशन में 330 मेगावाट माना गया है और राणा प्रताप सागर बांध में 172 मेगावाट माना गया है। राजस्थान परमाणु विद्युत स्टेशन रावत भाठा में इन्होंने 1180 मेगावाट माना है और नोक और सौर पार्क में इन्होंने 980 मेगावाट माना है। अब बोर्ड के अनुसार ये प्रश्न यहाँ पर गलत हो जाता है, तो यहाँ पर राजस्थान पत्रिका से नोक सौर पार्क उत्पादन क्षमता 925 मेगावाट है, जो कि सूची 2 में नहीं है। तो ये लीजिए भाई इसका प्रूफ, नोक सोलर पार्क परियोजना, और इसमें यहाँ पर जो मेंशन किया हुआ है 925 मेगावाट पार्क की क्षमता। इस तरह से बात आ जाती है। अगला प्रश्न, भक्ति काल की मुख्य विशेषताएं आपको बतानी है। अब ये प्रश्न आपको 34 नंबर पे देखने को मिलेगा मास्टर पेपर में। अब इसका ऑप्शन सी माना है बोर्ड ने केवल ए, बी और डी। ए माना है भक्ति आंदोलन प्रवर्तक, संतों द्वारा किया गया था, उन्होंने अपने उपदेशों से सभी प्रकार का भेदभाव समाप्त करने की कोशिश की थी और निर्गुण संतों ने गुरु की महिमा और महत्व के बिना समस्त समय भगवान का स्मरण करने की महत्ता पर बल दिया है। तो ये बोर्ड ने सही माना है। अब इसका आंसर देखते हैं। तो आरबीएससी क्लास 10th की राजस्थान इतिहास और क्लास संस्कृति वाली जो बुक है, तो इस संस्कृति वाली बुक में आप इस बुक में देखेंगे तो यहाँ पर इसका प्रूफ दिया हुआ है कि गुरु की महत्ता पर बल दिया गया है। इसमें यहाँ पर आप देख पाएंगे तो गुरु की महत्ता पर बल दिया गया है, बट यहाँ पर टोटली भगवान को स्मरण करने पे बल दिया जा रहा है, जो कि गलत यहाँ पर हो जाता है। भगवान के स्मरण की महत्ता पर बल दिया गया है, गुरु की महिमा और महत्व के बिना। गलत प्रश्न यहाँ पर हो गया है इस तरह से। अब इसके बाद में अगला प्रश्न, 9 अप्रैल 1991 को राजस्थान में नए जिले बनाए गए थे, तो इसको लेकर के भी कन्फ्यूजन चल रहा था, तो ये भी बोर्ड ने इसका गलत आंसर माना है। अब ये आपको देखने को मिलेगा मास्टर पेपर में 39 नंबर पे। 39 नंबर पे प्रश्न है मास्टर पेपर में। अब इसका आंसर माना है ABCD। ABCD के क्रम से माना है। कोटा जिले से 12 बना है, गंगानगर से हनुमानगढ़ बना, उदयपुर से राजसमंद बना, जयपुर से दौसा बना, ये इन्होंने सही माना है, पर ये सही नहीं है। हिंदी ग्रंथ अकादमी राजस्थान का भूगोल हरिमोहन सक्सेना की बुक से आप जब देखेंगे तो यहाँ पर आपको प्रूफ दिखाता हूँ भाई। 9 अप्रैल 1991 को 3 ही नए जिले बने थे। 12 बना था कोटा से, उदयपुर से राजसमंद बना था और जयपुर से दौसा बना था। बट यहाँ पर और हनुमानगढ़ और गंगानगर ये बाद में बना था भाई। ये 26 जनवरी 2008 को बने थे। ये प्रतापगढ़, सवाई माधोपुर से करौली, ये 3 बाद में बने थे। तो यहाँ पर ये इसका प्रूफ है। इसके बाद में अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। ये प्रश्न देखिए, निम्नलिखित विधियों में से कौन सी विधि हिंदी भाषा कौशल की शिक्षण विधि नहीं है। अब यहाँ पर बोर्ड ने इसका संवाद विधि आंसर माना है, तो ये नहीं है। बट एक्चुअल में अब इसका प्रूफ देखिए, माध्यमिक विद्यालयों में हिंदी शिक्षण निरंजन कुमार सिंह, राजस्थान हिंदी ग्रंथ अकादमी। इसका उत्तर आगमन निगमन विधि होगा, जो कि व्याकरण शिक्षण की विधि है। आगमन निगमन व्याकरण शिक्षण की विधि है, हिंदी भाषा कौशल की विधि नहीं है। बाकी जो सारी विधियां हैं, अनुकरण विधि, भाषा प्रयोगशाला विधि, संवाद विधि, ये सारी हिंदी भाषा कौशल की शिक्षण की विधियां हैं। अब ये इसका प्रूफ देख लीजिए। तो निरंजन सिंह वाली बुक, ये बुक है माध्यमिक विद्यालयों में हिंदी शिक्षण, निरंजन कुमार सिंह की बुक में। यहाँ पर प्रूफ आप देखेंगे तो हिंदी शिक्षण में इसका जिक्र है संवाद का, जो कि प्रतिभाशाली छात्र स्वानुभव के आधार पर सरल संवाद लिख लेते हैं, अतः इस प्रकार के अभ्यास भी देने चाहिए। गांव और शहर, लोहा और कोयला जैसे विषयों पर बालक संवादात्मक पाठ लिख सकते हैं। इस तरह से यहाँ पर हिंदी भाषा शिक्षण में, हिंदी भाषा शिक्षण कौशल में यहाँ पर संवाद विधि भी काम में आती है। तो ये जिक्र यहाँ पर किया हुआ है माध्यमिक विद्यालयों में हिंदी शिक्षण वाली बुक, निरंजन कुमार सिंह। तो ये प्रश्न भी यहाँ पर गलत हो जाता है, जो कि आप देख पा रहे हैं अच्छे प्रकार से। और ये प्रश्न आपको 133 नंबर पर मास्टर पेपर में देखने को मिलेगा, ये भी आप जान लीजिए। और बोर्ड ने इसका संवाद विधि आंसर माना है। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न देखिए, सूची 1 को सूची 2 से सम्मिलित करना है। श्रवण कौशल, वाचन कौशल, लेखन कौशल, पठन कौशल। अब यहाँ पर सबसे उपयुक्त इसका उत्तर चुनना है। अब श्रवण कौशल और ये वाला जो प्रश्न है 134 नंबर का ये प्रश्न है। आप मास्टर पेपर में चेक करेंगे 134 नंबर पर ये प्रश्न है भाई। बोर्ड ने इसका आंसर माना है A3, B2, C1 और D4। ये वाला ऑप्शन यहाँ पर सही माना है। वाचन कौशल का क्या होना चाहिए,
भावानुसार स्वर और उचित आरोह अवरोह के साथ में पढ़ना, तो जोर जोर से पढ़ना यहाँ पर आना चाहिए। तो यहाँ पर आप देखेंगे इसका प्रूफ भाषा शिक्षण हिंदी 1 जो कि द्विवर्षीय बीएड पाठ्यक्रम के लिए पाठ्यपुस्तक एनसीईआरटी वाली बुक में ये मेंशन है। प्रारंभिक उत्तर कुंजी में इसका उत्तर सी माना गया, जो कि गलत है, इसका सही उत्तर बी होगा। अब यहाँ पर देखिए इसका प्रूफ देखिए भाई, ये रहा। बोलना क्या है, तो प्रवाहपूर्ण भाषा में बोल करके अभिव्यक्त करना। और पढ़ना क्या है, तो पढ़ना क्या है, वाचन। यहाँ पर देखिए जोर जोर से पढ़ने से वाचन लगाते हैं, तो पढ़ना यहाँ पर आ जाएगा। और उसके बाद में रचनात्मक पक्ष या फिर लिखित की जब बात आती है तो विचारों को कलात्मक और रचनात्मक तरीके से उत्कृष्टता देना, तो यहाँ पर रचनात्मक पक्ष जो लिखित पक्ष है उस बारे में आएगा, तो ये भी गलत हो जाता है यहाँ पर। अब इसके बाद में अगला प्रश्न देखिए, अभिकथन एक के रूप में लिखित है और दूसरा कारण दिया हुआ है। तो अभिकथन क्या है कि महाराजा सूरजमल को जाटों का प्लेटो जाट यूलिसेस कहा जाता है। कथन तो ये है। अब इसका कारण क्या दिया है, उन्होंने खेमकरण को पराजित करके भरतपुर दुर्ग पर कब्जा किया, भरतपुर की नींव रखी, ऐसा कहा गया। अब ये प्रश्न आपको मास्टर पेपर में 77 नंबर पे 77वां प्रश्न है मास्टर पेपर के अनुसार। अब इसमें बोर्ड ने जो सही माना है, ए और आर दोनों को सही माना है, लेकिन आर ए की सही व्याख्या नहीं करता है। अब इन्होंने दोनों को सही माना है, बट इसका जो सही आंसर रहेगा राजस्थान रा दुर्ग भाग 1 जय कुमार जैन की बुक के अनुसार सही कथन क्या है, उन्होंने खेमकरण को पराजित करके कच्ची घड़ी दुर्ग कब्जा किया और भरतपुर की नींव रखी। जब भरतपुर दुर्ग की नींव ही खेमकरण को हराने के बाद रखी जाती है तो कब्जा पहले कैसे कर सकते हैं, तो ये इसका यहाँ पर क्लेरिफाई आ जाता है। ये बुक में इसका जिक्र किया है राजस्थान रा दुर्ग भाग 1 जय कुमार जैन के अनुसार। समग्र शिक्षा राजस्थान 17-24-25 वाली बुक है, जिसमें यहाँ मेंशन किया हुआ है कि महाराजा सूरजमल रो थरपेड़ो भरतपुर दुर्ग रो निर्माण 1733 माए शुरू होयो, जिण होड किले री नींव राखी जी, बड़े खेमकरण जाट री एक कच्ची घड़ी ही जी की चौबुर्जा बजती। तो यहाँ मेंशन किया हुआ है ये सारी बातें इस प्रकार से। ये कुल 18 प्रश्न लगभग रहे हैं यहाँ पर, जो कि आपके ऑब्जेक्शन वाले प्रश्न हैं। अब सवाल आता है कि करना क्या है। कल से ऑब्जेक्शन शुरू हो रहा है, यानी कि 12 मार्च से लेकर के 14 मार्च तक ऑब्जेक्शन चलेगा। आप कमेंट करके बताएं क्या करना है। अब ऑब्जेक्शन का जो लाभ है, बेनिफिट है, एक बंदा करेगा तब भी सबको बेनिफिट मिलेगा, तो फालतू अपना पैसा वेस्ट ना करते हुए एक टीम बनाते हैं और फिर एक बंदा ऑब्जेक्शन कर देगा, जैसे मैं करूँ तो फिर आपको लाइव यहाँ पर दिखा दूंगा वीडियो ऑब्जेक्शन करते हुए की और ऑब्जेक्शन करने के बाद के सक्सेसफुल डन होने की। तो फिर आपको कोई कन्फ्यूजन नहीं रहेगा और कोई भी डाउट नहीं रहेगा, क्योंकि ऑब्जेक्शन लगाना जरूरी है, बट बोर्ड की जेब में इस तरह से अपने मेहनत की कमाई जाने देना ये कहाँ तक सही है भाई। इस बात को लेकर के हम सभी को आवाज़ उठानी चाहिए कि 18 प्रश्न भाई, 150 में से 18 प्रश्न तो हम यहाँ पर डाउटफुल देख चुके हैं। अभी और भी प्रश्न होंगे जो ऑब्जेक्शन सूची में आ सकते हैं, उनकी जांच जारी है। जैसे ही कुछ और प्रश्नों को लेकर के पता चलता है, आगे आने वाले वीडियोज में डिस्कस करेंगे। अपने विचार कमेंट सेक्शन में जरूर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, वीडियो को लाइक करें और अपने सभी दोस्तों के साथ में शेयर करें। अब ये वक्त चुप रहने का नहीं है, ये कड़ा जवाब देने का वक्त है, क्योंकि आप ये समझिए 150 में से 18 प्रश्न भाई गलत हो जा रहे हैं। कौन से एक्सपर्ट हैं ये, जो एक्सपर्ट परीक्षा के एक महीने पहले से पेपर बनाते हुए आ रहे हैं, फिर उन्होंने फाइनल सिलेक्शन देकर के पेपर को प्रिंट करके लाए हैं, फिर उसके बाद में 2 महीने बाद आंसर की निकाली गई है, उसके बाद में भी सही से आप आंसर नहीं निकाल पा रहे हो, तो इसका क्या ही किया जाए भाई। तो ये तो सीधा सीधा घोटाला यहाँ पर हो जा रहा है कि बोर्ड अपनी जेब भरने के लिए जानबूझ करके प्रश्नों को गलत ठहरा रहा है। इस बारे में अपने विचार कमेंट